वर्मिन का मतलब होता है, वर्मिन का मतलब होता है those insects which harm your crop, ठीक है, या फिर कोई प्लांट को हार्म करने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वर्मिन कहते हैं. So you can form a sentence like I planted a very great garden but the vermin destroyed them, ठीक है. तो या फिर you can include and what was the other words? Arteries, yes, arteries are also your veins, and also if a map, एक map में जो छोटे छोटे arteries भी होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो कॉर्नर वाले शॉर्टकट्स होते हैं हमारे, उनको भी मैप का arteries कहा जाता है. या फिर आपके जो रिवर्स होते हैं उनमें छोटे छोटे स्ट्रीम्स अगर हो जाते हैं उनको भी arteries कहा जाता है. बेसिकली some small area where a liquid flows or where something flows, ठीक है, वहां पर जो आपका एरिया होता है मैप में उसको आर्टरी इससे कहा जाता है बिकॉज पीपल फ्लो देयर, पीपल एज अ क्राउड दे गो देयर. तो इसीलिए a small space where something that can flow from there. Anything else? Any other question from the last class? नहीं है? Can we move on to the next rule? Which rule were we discussing? 7th rule. Okay. 6 or 7 बताए. सिक्स रूल नहीं बताया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था, दैट वाज ऑल राइट. पीडीएफ मैंने इसलिए सेंड किया था so that you can do revision of what all the rules I'm explaining already. So sixth rule आपका जो है that says कि अगर आपका जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने जो फर्स्ट और सेकंड रूल में पढ़ा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं करते हैं, तो उनका कुछ वर्ड्स का ये रीजन है फॉर्म नहीं करने का कि अगर वो सिंगुलर से प्लूरल जाते हैं, यानी कि आप एस लगा देते हैं, तो उस वर्ड का मीनिंग पूरी की तरह चेंज हो जाता है. ठीक है, कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट? यस, दैट कैन बी. गुड आपका होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड? गुड मतलब क्या? कुछ अच्छा है, ठीक है, समथिंग दैट इज गुड, सम ऑब्जेक्ट और सम इवेंट, सम एक्टिंग, एनीथिंग दैट इज. क्या बातें हो रही है पीछे? इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड, नहीं तो चुपचाप बैठिए. गुड्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, समथिंग दैट यू सेल और बाय. ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है आपका एयर एयर्स करके जो है आपका एग्जांपल में गिवन है पीडीएफ फाइल में. अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? नहीं, यू कैन एक्सप्लेन. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? कैन यू डिफरेंशिएट विद अ रियल लाइफ एग्जांपल? मैंने जैसे मैनेजमेंट हुआ और बहुत सारे काम करते हैं, तो वो उनके ऑथोरिटी होते हैं, मतलब सारे को कंट्रोल करते हैं, तो वो ऑथोरिटी हो गया. और ऑथोरिटी वो होते हैं जिनके पास पावर होते हैं, जो पोस्ट पे रहते हैं, उनके पास कुछ पावर दिए जाते हैं, उसको ऑथोरिटी. Okay, I don't know what you're thinking, but somewhat you're correct in a place. Authority का मतलब होता है कि जिसके पास अथॉरिटी है कुछ करने का, ठीक है, जिसके पास वो पावर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल somebody is taking, जैसे बैंक में मान लीजिए मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका कोई भी काम है उसको वो डिफ्यूज करा देगा, या कोई भी काम प्रॉब्लम है आप उससे जाके डिस्कस कर सकते हैं. अथॉरिटी मतलब वो लोग जिनके पास पावर है. ठीक है, द मैनेजर हिमसेल्फ विल बी अंडर द अथॉरिटी सेक्शन, लेकिन उसके जो पावर्स हैं, ठीक है, लाइक ही इज एबल टू अपहोल्ड योर पेमेंट. ठीक है, वो पेमेंट आपका रोक सकता है, वो चेक आपका रोक सकता है. ही हैज द अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी. लेकिन ही इज वन ऑफ द अथॉरिटीज, उस पर्सन को आप अथॉरिटीज में गिनेंगे. सो दिस इज योर सिक्स्थ रूल. इसमें किसी को कोई डाउट? दिस इज प्रीटी मच इजी. Or the only thing is when you are using it,
ये जनरली बहुत रूल नंबर 6 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग गुड एंड गुड्स, ये वर्ड्स आप हमेशा से यूज करते आए हैं, ठीक है। अथॉरिटी और अथॉरिटीज जैसे वर्ड में आपको हो सकता है कि डाउट हो, एयर और एयर्स वाले वर्ड में हो सकता है, एडवाइस एंड एडवाइसेस वाले में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो द थिंग्स, सम थिंग्स यू आर ऑलरेडी इन यूज, जो आपके इन यूज है, जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हैं, उसमें आपको डाउट नहीं होगा। बट सम थिंग्स दैट आप यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, उसमें जो आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो वर्ड्स आप यूज टू नहीं है, उसमें हो सकता है कि आपको डाउट हो कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर नहीं, ठीक है। सो you might want to confirm before you use any word that whether it can be changed into a singular to plural format or not, ठीक है। yes, rule number 7 जो है आपका, rule number 7 is not exactly a rule, actually it is just an advice that when you go for suffix and prefix, suffix और prefix क्या होता है? Word के आगे लगा के पीछे लगा के वर्ड बनाना। ओके, सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो होता है, सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड खत्म होने के बाद आता है, ठीक है, जो एक्चुअल वर्ड है, जो एक्चुअल वर्ड है, ठीक है। पेनमैन एक जो है, मैन एक वर्ड है, ठीक है, पेन एक वर्ड है, ठीक है। इसके आगे मैं शिप लगा देती हूँ, ये 3 वर्ड हैं, ठीक है। मैन को अगर हम मेन वर्ड मान लेते हैं, हमारा जो मेन वर्ड है वो मैन है, पेन इसका प्रीफिक्स है, शिप इसका सफिक्स है, ठीक है। पेन इज योर प्रीफिक्स, प्री मतलब जो पहले आता है, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड में दोनों रहे, ठीक है। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, उसमें सिर्फ प्रीफिक्स लग रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंटली, अर्जेंटली, उसमें सफिक्स लग रहा है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से पहले आपको ये देखना है कि क्या वहां पर पॉसिबिलिटी है लगने की, ठीक है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ऐड ऑन द सफिक्स, लाइक इफ यू ऐड, लाइक ये पेनमैनशिप वाला जो वर्ड है, इसमें आपको पता है कि जा रहा है, यहाँ पर ये वर्ड एक्चुअल में एक डिक्शनरी मीनिंग कंटेन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनमैनशिप? पेनमैनशिप का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी वर्ड, इसका मीनिंग बता दूंगी तो तुम लोग हंसोगे कि तुम लोग को नहीं पता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनमैनशिप? हैंड राइटिंग, जो हम लोग कैजुअल वर्ड्स में बोलते हैं हैंड राइटिंग, दैट इज ब्रिटिश वर्ड फॉर पेनमैनशिप, ठीक है। तो पेनमैनशिप का आपका यहाँ पर बता रहे हो कि यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स लग रहा है एंड इस वर्ड का एक एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एयर यूज किया, ठीक है, तो एयर के साथ कोई ऐसा सफिक्स है जो मैं लगा सकती हूँ जिसका वर्ड का मीनिंग हो, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैं प्रीफिक्स या सफिक्स लगा रही हूँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए जिस वर्ड का मीनिंग हो। मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, जैसे अनइम्पोर्टेंट मैंने लगाया, अन एयर में लगा सकती हूँ यहाँ पर? नहीं लगा सकती। हंस क्या रहे हो? ही सेइंग ट्रू, एयर होस्टेस तो आपका सफिक्स हुआ ना, उसमें लगा, उसमें नहीं। प्रीफिक्स में हम आस्किंग अन एयर कोई वर्ड होगा? नहीं होगा। एयरली कोई वर्ड होगा? नहीं होगा। बट दीज आर सफिक्स, these are prefix, so you have to take care that जो भी आप suffix prefix लगा रहे हैं वहां पर उस word का actual meaning बन रहा है, क्योंकि this is a very big issue with people who are learning to write new words or learning to write a proper essay, speech or anything। ये चीज मैंने खुद देखी है, आप लोग कहीं भी कोई भी suffix लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है unless and until you confirm that word actually have a meaning with the suffix, उससे पहले आप suffix add नहीं करेंगे, ठीक है। आप चेक करेंगे कि वो वर्ड में वो सफिक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली है, उसमें बहुत सारे सफिक्स बनते हैं। फ्रेंड्स वाला जो वर्ड है उसमें बहुत सारे सफिक्स लगते हैं, ठीक है। इतना लेट से क्यों आ रहा है बच्चा? लेट हो गया तो बाहर जाइए, लेट हो गया तो बाहर जाइए। नहीं बाहर जाइए, हाँ कोई बात नहीं, बाहर जाइए, अंदर जाके बाहर जा रहे हैं, बाहर जाइए, हाँ कोई बात नहीं, बाहर जाइए।
अप्रैल में बन जाएगा आपका अटेंडेंस, यही अप्रैल में बन जाएगा। यस, तो एज आई वाज टेलिंग, सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है आपका, वो आपको जानना है कि उस वर्ड में एक्चुअली लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे वर्मिन वर्ड जो है, वर्मिन में कोई प्रीफिक्स और सफिक्स लग सकता है? Can you think of any suffix or prefix that you can add on the word vermin? Brain में बहुत लग सकता है। वर्मिन जो वर्ड है, या कोई एक वर्ड ले लीजिए। गुड हो गया आपका। गुड में कौन सा सफिक्स लग सकता है, प्रीफिक्स लग सकता है? मैम गुडनेस। यस बच्चे, गुडनेस मैम हो सकता है क्या? goodness, yes, goodness is your suffix that can be used. मैम goddess. वो अलग अलग दो वर्ड हैं, वो साथ में नहीं जुड़ते हैं। गुडनेस इज समथिंग जिसमें अगर हम नेस हटा दें, ठीक है, गुड एक वर्ड है और नेस इसके साथ ही लगता है, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है। वेरी गुड जो है, वेरी अलग वर्ड है, गुड अलग वर्ड है। वेरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ तो? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? वेरी किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? पार्ट ऑफ स्पीचेस पता है ना तुम्हें? मैम एडवर्ब का। एडवर्ब का होता है। यस मैम। लेकिन मैम कभी कभी मैम ये कभी कभी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, कभी कभी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। ओके, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एंड व्हाट इज एन एडवर्ब? मैम जो नाउन को ये करे क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है मैम। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव? नाउन को डिस्क्राइब करता है। Exactly. The basic difference between adverb and adjective is only and only used to describe noun and pronoun. इन दोनों के अलावा adjective किसी के लिए कभी यूज नहीं होगा। If you are using like अगर कोई particular verb है जिसके लिए आप adjective use कर रहे हैं, then you are not using adjective, you are using adverb. And some words from the adjective can be used as an adverb. Very जो है वो आपका adverb adjective दोनों, ठीक है। यहाँ पर good के लिए लगा, ठीक है। वेरी गुड हैंडराइटिंग, वहां पर क्या हुआ? वेरी गुड हैंडराइटिंग क्या हुआ? एडवर्ब। एडजेक्टिव हुआ मैम, वो मतलब कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी गुड हैंडराइटिंग ना मैम। वेरी गुड तो राइटिंग तो नाउन है ना मेरा, तो वेरी गुड मतलब कि कितना अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड प्ले, वहां पर क्या होगा? नहीं, प्ले एंड वेरी गुड फुटबॉल गेम, आप बताइए। मैम एडजेक्टिव होगा मैम। वेरी गुड फुटबॉल गेम, उसमें एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इफ वी गुड, इफ वी से नेम अ क्रिकेटर, ओके, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड बैट्समैन, आप बताइए। यस मैम, इसमें दोनों का मतलब कि ये होगा मैम, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है मैम। नहीं, you are getting confused. Do not take the whole sentence as it is. Very यहाँ पर किसके लिए लग रहा है? मैम एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है मैम। Is a very good batsman. Batsman आपका verb है, noun है क्या? मतलब मैम गुड को क्वालिफाई कर रहा है मैम। Verb है, sure. Batsman आपका verb है या noun है? नाउन मैम। Batsman का मतलब क्या होता है? जो बैटिंग करता है, ठीक है। Player That means it is dignified to a person जो आपका वहां पर रहता है, ठीक है। ये जो है, ये आपका यहाँ पर वेरी जो है, ये किसके लिए लग रहा है? ये आपको आगे नहीं, सेंटेंस के पीछे देखना। वेरी हमेशा सेंटेंस में बीच में लगता है,
या फिर आगे लगता है और उसके पीछे जो वर्ब जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है या फिर उसके पीछे लगता है वो नाउन जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो गुडनेस में आपका जो नेस है ये वर्ड लग रहा है, इसको अगर हम अलग कर देंगे तो यहाँ पर ये एक ही वर्ड कहला रहा है, इसका एक ही डिक्शनरी मीनिंग आपका गुडनेस का मिल जाएगा। वेरी गुड का वेरी का अलग मिलेगा, गुड अलग का मिलेगा, इसीलिए वो नहीं है आपका सफिक्स प्रीफिक्स, दिस इज योर सफिक्स। ठीक है, so this is what you have to check before you add on any suffix or prefix to any word. ठीक है, all right, any doubts in your rule number 7 and 6 and 7? किसी को भी कोई डाउट? ये ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं क्या बाहर बैठ? Yes, is there any doubt regarding both the rules? मैम कोई doubt? Yes, मैम मतलब अथॉरिटी और अथॉरिटीज में मतलब मैम ये हम बोल सकते हैं जो अथॉरिटी जो होता है वो मतलब कि पावर को रेफर करता है, जबकि अथॉरिटीज पावर पर्सन को रेफर करता है। हाँ बच्चे वही मीनिंग होता है उसका। All right. So next जो आपका रूल है that is your rule number 8. Rule number 8 अगर आप देखेंगे वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है that is what? Rule number 8 पढ़ा है किसी ने? 7 तक ही पढ़े, ओके। रूल नंबर 8 में एक वर्ड यूज हुआ है that is present, प्रेसिडेंट नहीं बच्चे। यस, तो ठीक है, एंटीसीडेंट जो होता है वो आपका वर्ड में मतलब जो एक पार्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक नाउन लिया वर्ड में, उस नाउन को हटा के बाकी जो वर्ड है जो नाउन के अराउंड लिखा गया है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। बेसिकली एंटीसीडेंट कैन बी डिस्क्राइब इन मेनी वेज। ठीक है, एंटीसीडेंट आपका क्लॉज हो सकता है, फ्रेजेस हो सकता है, बाकी का सेंटेंस हो सकता है, कई बार एक सिंगुलर वर्ड को भी रेफर करता है। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस यही होता है, एंटीसीडेंट डेफिनेशन ये होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करे, जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस जो सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन और वर्ब को लेकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नाउन है, ये एक वर्ब है, ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा जो कंप्लीट करने के आपको लग रहा है कि जरूरत पड़ना चाहिए, बट स्टिल दिस कंटेन्स अ मीनिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सीधा एक लड़की है वो गाना गाती है, राइट? या फिर सिंग द सॉन्ग लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर हमने ऐड भी कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये एक आर्टिकल आ गया, ये और एक नाउन आ गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम जितना कम ले सकते हैं उतना कम नाउन्स और वर्ब के साथ, कॉमन नाउन के साथ हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सम नाउन्स, सॉरी सम वर्ब्स जिनके साथ हम नाउन लगा के सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे प्लेइंग हो गया या फिर कोई ऐसा वर्ब होता है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर एग्जैक्टली आपको बताना होता है कि आप वो जो वर्ब है, वो जो काम है वो किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, एज इफ लाइक टॉकिंग जो आपका वर्ब है, ठीक है, कोई बात कर रहा है तो किसके साथ? टॉकिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर तो आई एम स्पीकिंग, बट इफ मैं आपसे बात करूं देन आई एम टॉकिंग। तो टॉकिंग एक ऐसा वर्ब है जो एक सिंगुलर वर्ब सेंटेंस में हम सिर्फ वर्ब और यहाँ पर नाउन के साथ नहीं लगा सकते। तो उस वर्ब, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे एंटीसीडेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि उस सेंटेंस का एक मीनिंग कन्वे हो सके, वो अधूरा ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जा रहा है रूल नंबर 8 में दैट इफ द एंटीसीडेंट, यानी कि जो नाउन यूज हुआ है आपका, जो नाउन यूज हुआ है सेंटेंस में,
उस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगना चाहिए। ये सेंटेंस में इतना ही कहा जा रहा है, लेकिन एंटीसीडेंट किसको रेफर किया जा रहा है? आपका नाउन को। यानी कि प्रोनाउन जो लगेगा आपके सेंटेंस में, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसमें यहाँ पर प्रोनाउन लग रहा है, तो यहाँ पर नाउन लगना चाहिए। यानी कि इसका कहने का इतना ही मतलब है, ये एंटीसीडेंट यहाँ पर नाउन को कह रहा है, रेफर बैक कर रहा है, ठीक है। कि जो सेंटेंस में हम प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन हम किस लिए लगाते हैं? नाउन की जगह पर। तो जब तक हम नाउन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम प्रोनाउन नहीं लगा सकते। तो जो नाउन हमने इंट्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है। इतना आपका रूल नंबर 8 कहता है। बस उसमें वर्डिंग थोड़ा टफ है, इसीलिए हो सकता है समझ में नहीं आया। इससे आसान भाषा में इतना ही आपको कहा जा रहा है कि जिस तरह का नाउन लगा रहे हैं उसी तरह का प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज सीता, उसके लिए मैं क्या क्या प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ? सीता के लिए मैं कौन से प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ? सी, हर, और क्या? यूज करेंगे आप शी के लिए कभी। एक लड़की के लिए जब स्पेसिफाई कर दिया गया नाम उसका, दैट मींस इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन रेफर टू एज इट। अगर किसी पर्सन के लिए आपको इट यूज करना है, दैट इज ओनली इन टू कंडीशन, ठीक है। ये नाम प्रोनाउन के टाइम भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, भूल जाओगे। इट आप दो ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं किसी पर्सन के लिए, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए। जब वो नवजात बच्चा है या फिर आपको जेंडर नहीं पता उस बच्चे का, ठीक है। जो चाइल्ड आप बोलते हैं, चाइल्ड के लिए आप वहां पर इट यूज कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड का जेंडर नहीं होता। चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्ची, बूढ़ी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर उस गर्ल चाइल्ड लिख रहे हैं या बॉय चाइल्ड लिख रहे हैं, तब आप जेंडर स्पेसिफाई कर रहे हैं। एट दैट टाइम यू विल यूज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ठीक है। सेकेंड केस में आप इट लगा सकते हैं ह्यूमन बीइंग व्हेन वी आर रेफरिंग टू एज कलेक्टिव नाउन्स। जो आपका ज्यूरी है, ज्यूरी इंसान ही है, जजेस हैं, कलेक्शन है, लेकिन उसके लिए हम इट लगाते हैं बिकॉज दे आर रेफर टू एज कलेक्टिव बॉडी। एक सिंगुलर कलेक्टिव बॉडी है, इसलिए उसके लिए इट लगा। इन दो कंडीशन के अलावा इट आप कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउंस रहेगा उसके नाउन के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। दैट इज द ओनली रूल इन इट। क्वेश्चन सॉरी, रूल नंबर 8। एनी डाउट इन रूल नंबर 8? मैम यस बच्ची। मैम ये फिर ट्रांसजेंडर के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं? नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए आप इट यूज नहीं करेंगे, दे प्रेफर दे। ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो दे प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनका अपना ये प्रेफरेंस है, ठीक है। जो LGBT कम्युनिटी है, उन्होंने ये बोला है कि ऑल द ट्रांसजेंडर विल प्रेफर दे देयर प्रोनाउंस। उनके लिए आप ना ही यूज करेंगे, ना शी यूज करेंगे, ना इट यूज करेंगे, दे या फिर देयर। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल रीजन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन जिसके बारे में आप नहीं जानते। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त का कोई भी रिलेटिव हॉस्पिटल में, आप उनके बारे में पूछेंगे, इससे पहले कि आप उनके बारे में पूछे, आप सबसे पहले क्या पूछते हो? कौन है हॉस्पिटल में? क्यों पूछते हो? ताकि आप उनके बारे में पता कर सकें, ठीक है। तो कौन हम जब पूछते हैं आप, who is which one of your relative is in the hospital, अगर ये नहीं पूछोगे क्वेश्चन, आपको डायरेक्टली पूछना है कि वो पर्सन जो हॉस्पिटल में है, आपका रिलेटिव जो हॉस्पिटल में है, वो कैसा है। तो हिंदी में हम आपका बोलते हैं, आपका रिलेटिव करके बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? योर रिलेटिव दैट वाज इन द हॉस्पिटल, हाउ आर दे, ठीक है। दे यूज होता है उस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। लॉजिकली दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग, उस तरह का वो सेंटेंस यूज करते हैं इन अमेरिका स्पेशली। दैट्स व्हाई LGBT community adapted this logic that if you don't know the gender of a person, if you are talking about that particular person जिसका आप जेंडर नहीं जानते हैं, तो आप दे लगाते हैं। तो हमारा भी कोई जेंडर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दे यूज करेंगे, ठीक है। एनी मोर डाउट्स? मैम आप जो बताए जूरी के लिए इट का यूज होता है, या मतलब कि कुछ ऐसा के लिए, तो फिर उनका मैम एग्जांपल लिखवा दीजिए ना। उसका एग्जांपल और लिखवा दें? मतलब कि मैम इट के यूज के साथ, जहाँ पे उनके साथ इट का यूज हुआ हो। सॉरी, नहीं, मैनेजर इज अ पोजीशन, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मैनेजर हो गया, चेयरपर्सन हो गया, ये सारे पोजीशंस हैं, उसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है, ठीक है। तो चेयरपर्सन आप बोलेंगे और दे यूज करेंगे व्हेन देयर इज अननोन जेंडर,
ठीक है। मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिव नाउन के लिए यूज करेंगे। मैम कलेक्शन है, 1 मिनट बच्चे, वो कलेक्शन है, ठीक है। और पूरा एक ग्रुप को, जैसे बंच ऑफ कीज को आप रेफर कर रहे हो ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, उस तरह आप एक बंच ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हो जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह एक सिंगुलर बबल में उसको हमने डाल दिया, ठीक है, और उस बबल को हम रेफर कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर एच यूज होता है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। एंड कलेक्टिव नाउन का अगर आपको एग्जांपल चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस बनेगा, ज्यूरी वाला सबसे परफेक्ट एग्जांपल था, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा भी है। इफ यू वांट मोर एग्जांपल आई कैन गेट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यस बच्चे, क्या पूछ रहे थे? मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में भी इट यूज होगा, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ उसमें तो डायरेक्टर्स, यस बोर्ड मैम ऑफ आपके ग्रुप ऑफ पीपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। बोर्ड मेंबर्स लिखा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा जाता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आता, तो वो सिंगुलर में लिखा जाता है, इसीलिए वो कलेक्टिव नहीं कहलाता। ओके मैम। लेकिन मैम वो कलेक्टिव ही होगा ना मैम, सॉरी, मतलब वो कलेक्टिव ही होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ फ्रेज नॉट अ वर्ड ना, विच इज यूज फॉर कलेक्शन। जैसे फ्लॉक ऑफ शीप है, तो फ्लॉक ऑफ शीप सिंगुलर थोड़ी है, फ्लॉक ऑफ शीप तो आप बोल रहे हो पूरा झुंड है वहां पर, आप उसको सिंगुलर थोड़ी लिख दोगे। कलेक्शन का मतलब कि वो एक पर्टिकुलर वर्ड जो उस पूरे कलेक्शन को रेफर कर रहा है, ठीक है। आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डाउट होता है, ये कलेक्टिव नाउन में बहुत ज्यादा डाउट होता है। आई विल गेट यू मोर एग्जाम्पल फॉर दैट। यस, पार्टनर हो सकता है, आपका जो पार्टनर रहेगा, पार्टनरशिप में 2 मेंबर ऑलरेडी होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं पार्टनरशिप में, बट योर पार्टनर, उसका जेंडर आपको नहीं पता, इट माइट बी पार्टनर्स लिखेंगे जब एक से ज्यादा होते हैं, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। लेकिन पार्टनर है, दैट मींस द वन पार्टनर है, तो वहां पर आपको डाउट नहीं होगा। जब एक सिंगुलर पर्सन है तो वहां पर क्या डाउट करना है आपको, ठीक है। यस, मैम आर्मी पर्सन होगा या फिर आर्मी सोल्जर लिखोगे, दैट मीन्स आप उसको अलग अलग कर दे रहे हो। सिर्फ आर्मी बोलोगे तो आप आर्मी के लिए यूज कर सकते हो, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। मैम वैसे तो मैम पार्टनर तो ऐसे मतलब कि रेफर करते हैं ना, जो 2 या 2 से अधिक में मतलब कि ग्रुप में हो, तो उसी को तो मैम पार्टनर रेफर करते हैं, तो वो तो कलेक्टिव होगा ना। हो गया ना। अगर मान लीजिए कि 4 मेंबर हैं आपस में, उन्होंने आपस में शेयर बांट रखे हैं, एंड दे आर किसी एक के पास ज्यादा शेयर है, बाकी तीनों ने आपस में बांट रखे हैं शेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 100% में से 40% एक के पास है, बाकी बचे 60 में से 20 बाकी 3 के पास है, तो पार्टनर तो आखिर ये चारों हैं, तो ये पार्टनर्स होंगे ना आपस में। तो एक से ज्यादा ये होगा तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो जाता है, ठीक है। ये एक पोजीशन है, पार्टनर मतलब कौन, जो मेरे साथ है, जो यहाँ पर को ओनर है, ठीक है, ये पोजीशन है आपके। पोजीशंस में एक पर्सन रहे चाहे एक से ज्यादा पर्सन रहे, पोजीशन इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चाहे कोई भी पोजीशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पोजीशन जो आपकी रहती है, आईएएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, या फिर आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे पोजीशन हैं, ठीक है। ये पोजीशन अपहोल्ड करने वाले मेंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, जितने भी थाने हैं सब में वहां पर इंस्पेक्टर रहते हैं, लेकिन ये पोजीशंस हैं, इनके ऊपर आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, ये कलेक्टिव नाउन रेफर नहीं करते, ये पोजीशंस अलग नाउन होते हैं, ये प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, जो ये पर्टिकुलर पोजीशन रेफर कर रहे हैं। चेयरपर्सन हो गया आपका, ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन में नहीं आता। एनी अदर डाउट्स? वो मुझे पता है कलेक्टिव नाउन में बहुत प्रॉब्लम होगा ही। कलेक्टिव नाउन का अभी रूल्स भी क्या हो बच्चे, क्या टीचर, टीचर इज अ पोजीशन आल्सो, टीचर भी तो एक पोजीशन है ना, स्टूडेंट भी एक पोजीशन है। Being a student is also a very big responsibility. वो अलग बात है कि आपसे पेमेंट ली जाती है। कहाँ गया आपका वाला? मैम यस क्वेश्चन। मैम कलेक्टिव नाउन के लिए तो फिर सुटेबल प्रोनाउन दे होता है ना। कलेक्टिव नाउन के लिए, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर, मतलब वही तो चीज कंफ्यूज कर रहे हो आप। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगी, ठीक है।
what is this? Okay.